ओजोन से संबंधित आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जीवित जीवों के लिए पृथ्वी की वायुमंडल में ओजोन की परत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पराबैंगनी किरणों के प्रवेश को रोकती है। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल में खासकर समताप मंडल के अंतर्गत प्राकृतिक ओजोन गैस की एक मेखला है जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने के लिए कवच का कार्य करती है। इस तरह ओजोन की परत पृथ्वी की वायुमंडल में जीवित जीवों के लिए एक रक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। अगले क्वेश्चन में कथन और कारक, कथन 1 और कथन 2 दिए हुए हैं, हमें सही कथन का देखना है। पहला कह रहा है कि त्वचा कैंसर सामान्य रूप से पराबैंगनी विकिरण के कारण होता है, ये सही है। और स्ट्रेटोस्फीयर पराबैंगनी विकिरण को सूर्य से पृथ्वी की ओर आने देती नहीं, यहाँ से ये पराबैंगनी विकिरण को पृथ्वी में जो ओजोन लेयर होती है आने से रोकती है। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल में समतापमंडल जिसे स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं की उपस्थिति में ओजोन गैस की पट्टी है जो सूर्य से आने वाली खतरनाक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। इसे पृथ्वी का रक्षा कवच भी कहते हैं। पराबैंगनी विकिरण त्वचा कैंसर के प्रमुख कारकों में से एक है। साथ ही इन किरणों से मोतियाबिंद, प्रतिरक्षा तंत्र का कमजोर होना, इसके साथ सनबर्न जो बीमारियां हैं उत्पन्न हो जाती हैं। सौर पराबैंगनी किरणों का एक प्रमुख स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, एक कथन दिया हुआ है तो इसमें देखना है कि कौन से कथन सही हैं। ओजोन का निर्माण प्राकृतिक रूप से ऊपरी वायुमंडल में ऑक्सीजन अणु पर पराबैंगनी किरणों की क्रिया से होता है, यह सही है। ऑक्सीजन से ओजोन बनता है, O2 से O3 बनता है। दूसरा, ओजोन का ह्रास वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के निर्मुक्त होने के कारण हुआ है, ये भी सत्य है। दोनों कथन सत्य हैं, लेकिन दूसरा कथन पहले की व्याख्या नहीं करता है क्योंकि एक बनने की बात करता है और दूसरा क्षरण की बात करता है। समताप मंडल में प्राकृतिक रूप से ओजोन का निर्माण मुख्य रूप से पराबैंगनी किरणों के द्वारा होता है। यह संपूर्ण क्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है। पहले चरण में क्या होता है, ऑक्सीजन और फोटान। फोटान जो सूर्य का प्रकाश है वो होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि सूर्य से जो एनर्जी होती है वो फोटान के रूप में बंडल के फॉर्म में निकल कर आती है। तो ओजोन प्लस फोटान मिलकर रिएक्शन करते हैं। उसके बाद ओजोन का निर्माण होता है, परंतु साथ ही ऑक्सीजन परमाणु के साथ प्रतिक्रिया कर नष्ट हो जाता है। तो एक तरफ ये पहले ऑक्सीजन से ओजोन बनता है फोटान के साथ, और फिर ऑक्सीजन से ही रिएक्शन करके ओजोन का क्षरण भी होता है। तो यह एक चक्र है जो चलता रहता है। ओजोन एक अस्थिर या कम स्थायी गैस होती है जिसका एक तरफ निर्माण तो दूसरी तरफ विघटन कार्य प्राकृतिक तौर पर होता रहता है। ओजोन का क्षरण और विनाश 2 क्रियाओं से होता है, एक प्राकृतिक क्रिया से होता है, दूसरा मानव जनित क्रिया से होता है। तो जो क्षरण प्राकृतिक क्रिया से होता है वो तो स्लो मोशन में होता है तो ज़्यादा प्रभावित नहीं करता, लेकिन जो मानव जनित क्रिया होती है उसके द्वारा जो ओजोन लेयर है उसका क्षरण होता रहता है। तो मानव जनित क्रिया जो है हानिकारक है ओजोन लेयर के लिए। ओजोन परत का ह्रास मुख्य तौर पर वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम CFC कहते हैं, के फ्रीज होने के कारण हुआ है। CFC गैस मुख्य रूप से एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, फोम, प्लास्टिक आदि से उत्सर्जित होता है। एक बात हमें यहाँ और देखना है कि जो CFC है यह ओजोन निर्माण की प्रक्रिया में योगदान नहीं देता, लेकिन ओजोन परत के क्षरण में यानी ह्रास में एक प्रमुख कारक के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत का क्षरण किसमें होने वाली प्रमुख घटना है। तो ओजोन परत का क्षरण समताप मंडल में होता है, स्ट्रेटोस्फीयर में। एक ओजोन परत क्षोभ मंडल में भी पाया जाता है, तो क्षोभ मंडल में जो ओजोन पाया जाता है वो हानिकारक होता है। ओजोन परत का अधिकांश भाग समताप मंडल के निचले हिस्से में पृथ्वी से लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। अर्थात अगर हमें ओजोन परत को देखना है या ओजोन परत को लोकेट करना है तो हमें पृथ्वी से
पृथ्वी के वायुमंडल से 15 से 35 किलोमीटर और कभी कभी 50 किलोमीटर के अंतर भी पाया जाता है। यह परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। ओजोन की एक और परत क्षोभ मंडल के ऊपरी हिस्से में भी पाई जाती है, लेकिन मनुष्य के लिए हानिकारक होती है। ओजोन क्षरण के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन सर्वाधिक सबसे अधिक उत्तरदायी गैस होती है। यह गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने के साथ साथ ओजोन गैस में भी अभिक्रिया करके ओजोन को ऑक्सीजन के रूप में विघटित कर देती है, जिससे ओजोन परत का क्षरण होता है। काम यह करता है कि जब ऑक्सीजन से ओजोन बनता है फोटॉन से क्रिया करके, फिर वही ओजोन ऑक्सीजन से क्रिया करके फिर विघटित हो जाता है। तो एक तरह से यह जो ग्रीन वो CFC है, ये उत्प्रेरक का कार्य करता है और जो है ऑक्सीजन और ओजोन के बीच जो रिएक्शन होता है उसको तीव्र कर देता है, जिससे कि ओजोन क्षरण तेजी से होने लगता है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सोख लेता है, केवल पराबैंगनी विकिरण को ही यह सोखता है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों को 3 वर्गों में बांटा जाता है, जिसमें UVA होता है, UVB होता है। तो UVA और UVB किरणों का त्वचा पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, जबकि अल्ट्रावायलेट C किरणें जो सबसे खतरनाक होती हैं पृथ्वी की सतह तक पहुंच ही नहीं पाती। समतापमंडलीय ओजोन पर सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी UVB किरणों को अवशोषित कर लेती है। अगर यह ओजोन परत विघटित हो जाए तो अल्ट्रावायलेट V रेज के प्रभाव से मछली, श्रिम्प, केकड़े, उभयचर और दूसरे जानवरों के पूर्व विकासीय चरणों को क्षति पहुंचती है। साथ ही मानव में त्वचा संबंधी बीमारी तथा कैंसर की संभावना अधिक हो जाती है। निम्नलिखित में कौन सा एक ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग यानी फेजिंग आउट के मुद्दे से संबंधित है? तो एक कन्वेंशन हम लोगों ने अडॉप्ट किया था, जिसमें बात की गई थी कि हम लोग प्रयास करेंगे कि ओजोन क्षरण को कम किया जाए, और उसके तहत जो ओजोन क्षरण को तीव्र करने वाली गैसें हैं उनको कंट्रोल करने की बात की गई थी। यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत हुई थी। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात विश्व में वित्तीय व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से बुलाया गया था। इसके अंतर्गत IMF और IBDRD यानी विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। 2 बैंक की स्थापना की गई थी, एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और एक विश्व बैंक। दूसरा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में ओजोन परत का अवक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने के लिए उन्हें चरणबद्ध तरीके से फेजिंग आउट करने के लिए अपनाया गया था। और यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इतना लाभदायक हुआ कि अभी खबर निकल कर आ रही है, जो ओजोन परत में होल हो गया था वो अब भरना शुरू हो गया। तो यह पॉजिटिव इसका जो है पहल है। क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें तो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करने के उद्देश्य से अपनाया गया था। तो जो हमारा CFC है वो ग्रीन हाउस गैस होने के साथ साथ ओजोन परत का क्षरण भी करने वाला गैस है। वहीं नगोया प्रोटोकॉल 2010 में जैव विविधता कन्वेंशन 1992 का अनुपूरक एक समझौता है, जिसमें जैविक विविधता को बनाए रखने की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन है, अंटार्कटिका क्षेत्र में ओजोन क्षेत्र का बनना चिंता का विषय है। इस क्षेत्र के बनने का संभावित कारण क्या है? तो इसका जो संभावित कारण है वह विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र तथा समताप मंडलीय बादलों की उपस्थिति और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इनफ्लो है। इसका आंसर B हो जाएगा। ओजोन गैस समताप मंडल की निचली परत की एक पट्टी के रूप में पाई जाती है। इसे ओजोन परत कहा जाता है। यह ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को एब्जॉर्ब कर पृथ्वी को हानिकारक पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा प्रदान करती है। ये पराबैंगनी किरणें विशेष रूप से अल्ट्रावायलेट B मानव में त्वचा कैंसर के लिए जिम्मेदार होती हैं। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत के क्षरण के कुछ विशेष कारण हैं जिन्हें देखते हैं।
पहला ध्रुवीय समतापमंडलीय मेघ जिसे पोलर स्ट्रेटोस्फीयर क्लाउड कहते हैं। यह अंटार्कटिका के ऊपरी समतापमंडल में जाड़े में अति निम्न तापमान ध्रुवीय समतापमंडलीय बादलों को उत्पन्न करते हैं। ये क्लोरीन यौगिकों के भंडार को स्वयं में समेटे रहते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इन क्लोरीन यौगिकों से क्लोरीन मुक्त होकर ओजोन का क्षरण करती है। दूसरा ध्रुवीय भंवर जिसे पोलर वोर्टेक्स कहते हैं। ध्रुवीय भंवर एक प्रकार का जो जहाँ पर निम्न दाब क्षेत्र पाया जाता है उसके चारों ओर घूमते हुए पवनों का एक प्रकार का पैटर्न है। और ध्रुवीय भंवर का तापमान 80 डिग्री सेल्सियस होता है जो ध्रुवीय समतापमंडलीय बादलों के निर्माण में सहायता करता है। अगला कारण है सक्रिय क्लोरीन का प्रभाव। तो क्लोरीन के भंडार हाइड्रोक्लोरिक एसिड और क्लोरीन नाइट्रेट के रूप में फॉर्म में होते हैं। क्लोरीन को किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने के लिए पहले इन फॉर्म में से फ्री होना पड़ता है। इस कार्य के लिए पीएससी के हिमकरण उन्हें सतह प्रदान करते हैं। मतलब कि क्लोरीन गैस जो होती है वो शुद्ध फॉर्म में नहीं पाई जाती, या तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रूप में पाई जाती है या फिर क्लोरीन नाइट्रेट के फॉर्म में पाई जाती है। जब यह रिएक्शन करती है तो उसमें से क्लोरीन पहले फ्री होती है और बाद में यह ओजोन से रिएक्शन करके ओजोन का क्षरण करती है। अगले क्वेश्चन में हमें गलत कथन देखना है। पहला है ओजोन परत समतापमंडल में 15 से 40 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित गैसों की एक पतली पट्टी है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। सही है। ओजोन परत पृथ्वी की सतह के निकट पाई जाने वाली एक अन्य ओजोन है जिसे भू स्तरीय ओजोन कहा जाता है। इससे भिन्न होती है। ये भी सही है। ओजोन परत का क्षरण एक चिंतनीय विषय है क्योंकि इससे त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, सनबर्ग, प्रतिरक्षा में कमी और समय पूर्व त्वचा पर झुर्रियाँ आना जैसे रोग हो सकते हैं। यह पादपों और समुद्री जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। ये भी सही है। ओजोन क्षरण के कारण सर्वाधिक प्रभावित हिस्सा भूमध्य रेखा के ऊपर स्थित ओजोन परत है। ये गलत हो जाएगा क्योंकि भूमध्य रेखा के ऊपर नहीं, अंटार्कटिका में जो है सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। निम्नलिखित में कौन सा समतापमंडलीय ओजोन ह्रास का प्रमुख प्रभाव है? तो बड़े शहरों में धुंध का निर्माण नहीं, या वैश्विक तापमान में वृद्धि, ये भी नहीं है। दोनों में से कोई नहीं होगा क्योंकि हम जानते हैं कि ओजोन जो ह्रास है उसका मेन कारक जो है क्लोरीन और ब्रोमीन के यौगिक हैं जो रिएक्शन करके ओजोन का क्षरण करते हैं। तो यहाँ धुंध और निर्माण और वैश्विक तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऊपरी वायुमंडल में रासायनिक यौगिक जैसे क्लोरीन और ब्रोमीन फ्री होने के बाद ओजोन का क्षरण करते हैं। समतापमंडलीय ओजोन जिसे स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन कहते हैं का क्षय पृथ्वी पर पराबैंगनी विकिरण की वृद्धि करता है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आने से मानव में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। यद्यपि समतापमंडलीय ओजोन निम्नीकरण न तो शहरों में धुंध का निर्माण करता है और न ही ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख योगदान करता है। वैश्विक तापमान मुख्य रूप से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य जो ग्रीन हाउस गैस हैं इनके अत्यधिक उत्सर्जन के कारण होता है। यह उत्सर्जित गैस क्या करती हैं? ऊष्मा को अवशोषित करते हैं और ग्रह का तापमान बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। सामान्य समतापमंडलीय ओजोन निम्नीकरण ग्लोबल वार्मिंग का कारक नहीं होता। ये गैसें करती क्या हैं? सूर्य से आने वाली जो सौरिक विकिरण है उसको तो पृथ्वी के वायुमंडल में आने देती हैं क्योंकि ये शॉर्ट वेव के रूप में होती हैं। लेकिन जो पार्थिव विकिरण है जो कि लॉन्ग वेव में होती हैं तो उनको पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर नहीं जाने देती और ऊष्मा को अवशोषित करते रहते हैं। तो एक प्रकार का हाउस निर्माण करते हैं, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है और इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता रहता है। लेकिन जो ग्राउंड लेवल ओजोन होता है यह ओजोन धुंध के निर्माण में एक घटक के रूप में कार्य करता है। जो समतापमंडल में ओजोन होता है वो धुंध के निर्माण में सहायक नहीं होता, लेकिन जो ग्राउंड लेवल ओजोन होता है पृथ्वी के क्षोभ मंडल में पाया जाता है वो धुंध के निर्माण में एक प्रमुख घटक के रूप में कार्य करता है।
यह निचले वायुमंडल यानी क्षोभ मंडल में पाई जाती है और समताप मंडल की ओजोन परत एवं ओजोन छिद्र से अलग है। अगले क्वेश्चन में एक तरफ कथन दिया हुआ है और दूसरा उसका कारण दिया हुआ है। हमें देखना है कि कौन से सही है और कौन किसकी व्याख्या कर रहा है। पहला कह रहा कथन कह रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोन, अमोनिया और मिथाइल ब्रोमाइड ओजोन का क्षरण करने के लिए प्रमुख कारक हैं। हाँ, ये प्रमुख कारक है, लेकिन अमोनिया ओजोन क्षरण में योगदान नहीं देता, तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा। दूसरा, समताप मंडल में पराबैंगनी किरणों की से इनका अपघटन होता है, जिससे क्लोरीन ब्रोमीन परमाणु मुक्त होते हैं और ये ओजोन अणु के टूटने में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। इस तरह ये ओजोन परत को कमज़ोर बना रहे हैं। ये सही है, तो कथन सही हो जाएगा और कथन गलत हो जाएगा और कारण सही हो जाएगा। तो यहाँ अमोनिया ओजोन परत के क्षरण में योगदान नहीं करता। अगला क्वेश्चन है, हमें गलत कथन को देखना है। वैज्ञानिकों ने ओजोन को हानि पहुंचाने वाली 4 नई गैसों जिसमें CFC 112, CFC 112A, CFC 113A और HCFC 113A की खोज की। ये सही है। CFC 113A कृषि में प्रयुक्त होने वाले रसायनों के निर्माण के समय बनती है। ये भी सही है। CFC 113A तथा HCFC 113A रेफ्रिजरेटर के उत्पादन प्रक्रिया में निर्मुक्त होती है। ये भी सही है। और वायुमंडल में वर्ष 2000 ईस्वी के पूर्व से गैस नहीं पाई गई थी, अतः यह मानव निर्मित गैस हो जाएगी। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये गैसें कुछ गैसें ऐसे थीं जो ओजोन परत का क्षरण पहले से ही कर रहे थे, लेकिन वो प्राकृतिक तौर पे हो रहा था। लेकिन क्या हुआ कि जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो उसके बाद मानव के द्वारा इन गैसों का उत्सर्जन बड़े मात्रा में किया जाने लगा और यहाँ से ओजोन परत का क्षरण बड़े स्तर पर दिखाई देने लगा। तो इस वजह से आंसर डी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमें सही कथन देखना है। ओजोन परत की रक्षा के लिए वियना कन्वेंशन अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की एक संरचना के रूप में कार्य करता है। सही है। वियना कन्वेंशन में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग में कमी का वैधानिक रूप से बाध्यकारी लक्ष्य शामिल किया गया था। तो ये बाध्यकारी नहीं था, इस वजह से दूसरा गलत हो जाएगा। आंसर ए होगा। ओजोन परत संरक्षण के लिए वियना कन्वेंशन 1985 में अपनाया गया और 1988 में इसे लागू कर दिया गया। इसका उद्देश्य ओजोन परत की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का एक फ्रेमवर्क तैयार करना था, लेकिन CFC में बाध्यकारी कटौती करने से संबंधित इसमें कुछ भी प्रावधान नहीं किया गया था। वियना कन्वेंशन में ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निहित है, जो कि ओजोन परत का क्षरण करने वाले पदार्थों से संबंधित है और यहाँ उन पदार्थों पर नियंत्रण की बात की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत नियंत्रित ओजोन का क्षरण करने वाले 96 पदार्थों में से मुख्य रूप से जिन पदार्थों का उत्पादन और उपयोग कर रहा है उनमें कौन कौन से शामिल हैं। पहला CFC 11, CFC 12 और CFC 113। ये सही है। कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसे CTC कहते हैं, हैलोन 1301 और मिथाइल ब्रोमाइड ये भी है। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरो HCFC, कार्बन 12 और मिथाइल क्लोरोफॉर्म ये भी है। तो इन सभी का उपयोग और उत्पादन भारत कर रहा है। अगला क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के किगाली संशोधन के संदर्भ में भारत ने इस संशोधन की पुष्टि की है। हाँ, पुष्टि कर दी है और यह सुपरिभाषित लक्ष्यों के साथ वैधानिक रूप से बाध्यकारी भी है। ये भी सही है, दोनों सही हो जाएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के किगाली संशोधन का लक्ष्य 2040 तक के HFC को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है। यह शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए वैधानिक रूप से बाध्यकारी समझौता है, जो इस सदी के अंत तक ओजोन परत के सुरक्षित बनाए रखने के साथ ही वैश्विक तापमान को 0.5 डिग्री सेल्सियस तक रोक के रखना होगा। HFC मानव निर्मित
रसायन हैं जो मुख्य रूप से एयर कंडीशनिंग, प्रशीतक और फोम इंसुलेशन में उपयोग किए जाते हैं। ये शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैसें हैं जो जलवायु परिवर्तन में कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में हजारों गुना अधिक सक्षम होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो कम, लेकिन ये जो जो HFC है या फिर क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये जो इस प्रकार की गैसें हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में बहुत ज़्यादा अधिक कैपेबल होते हैं ओजोन क्षरण के लिए और ग्लोबल वार्मिंग के लिए। भारत ने संशोधन पर हस्ताक्षर कर इसकी पुष्टि भी की है। तो हस्ताक्षर करना और रेटिफाई करना दो अलग अलग चीज़ें हैं, भारत ने दोनों कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा CFC के स्रोत हैं? एयर कंडीशनर है, सफाई विलायक है, अग्निशामक यंत्र भी है, एरोसॉल भी है, लेकिन ई कचरा नहीं होगा। तो आंसर 1, 2, 3 और 4, आंसर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन से कृषि उत्पाद ओजोन सांद्रता में वृद्धि से प्रभावित होते हैं? तंबाकू होता है, टमाटर होता है, सेम भी होता है, आलू होता है, चीड़ होता है और पालक होता है। एक प्रकार से जो हमारी शस्य फसलें हैं, सब्जी वगैरह हैं, और भी विभिन्न प्रकार के फसलें हैं जो ओजोन सांद्रता में वृद्धि से प्रभावित होते हैं। तो आंसर सभी सही हो जाएगा। पृथ्वी की सतह के निकट ओजोन की सांद्रता में वृद्धि शस्य उत्पादन को कम करती है। इसके कारण उन सभी फसलें प्रभावित होती हैं। इससे संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। अगला क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के संदर्भ में सही कथन देखना है। यह ओजोन क्षयकारी पदार्थ के उत्पादन को विनियमित करने से संबंधित है। सही है। इसे विश्व के प्रत्येक राष्ट्र द्वारा अंगीकृत किया गया है। ये भी सही है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एकमात्र ऐसा प्रोटोकॉल है जिसे 197 कंट्रीज के द्वारा रेटिफाई किया गया है, एकमात्र है। इसके अलावा अभी कोई भी ऐसा समझौता नहीं है जो संपूर्ण विश्व के प्रत्येक राष्ट्र के द्वारा अंगीकृत व रेटिफाई किया गया हो। आंसर सी सही हो जाएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण के लिए विनय कन्वेंशन के तहत आता है। यह 15 सितंबर 1987 को अपनाया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और यह दुनिया भर के 197 देशों द्वारा पुष्टि की जाने वाली एकमात्र संयुक्त राष्ट्र संधि है। ओजोन परत को क्षयित करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक लैंडमार्क बहुपक्षीय पर्यावरण समझौता है जो लगभग 100 मानव निर्मित रसायनों के उत्पादन और उनके खपत को नियंत्रित करता है, जिसे ओजोन क्षयकारी पदार्थ के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में कौन सी गैस ओजोन परत के सर्वाधिक हानिकारक है ओजोन परत के लिए? तो क्लोरीन है जो सबसे अधिक हानिकारक होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन के संदर्भ में हमें सही कथन देखना है। ओजोन अवक्षय पदार्थ बहुत स्थिर होते हैं क्योंकि ये बारिश में घुल जाते हैं। तो ये स्थिर होते हैं लेकिन बारिश में घुलते नहीं, इस वजह से गलत हो जाएगा। वायुमंडल में क्लोरीन और ब्रोमीन के सभी परमाणु ओजोन अणुओं को नष्ट कर देते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। सभी परमाणु नहीं नष्ट कर पाते, कुछ पहुंच ही नहीं पाते वहां तक, तो इस वजह से गलत हो जाएगा। आंसर डी होगा, दोनों में से कोई नहीं। जब क्लोरीन और ब्रोमीन परमाणु समताप मंडल में ओजोन के संपर्क में आते हैं तो वो ओजोन के अणुओं को नष्ट कर देते हैं। एक बात हमें यहाँ देखनी है कि समताप मंडल में एक क्लोरीन परमाणु जब तक हटाया जाता है तब उससे पूर्व यह तकरीबन 1 लाख से अधिक ओजोन अणुओं को नष्ट कर चुका होता है। क्लोरीन का एक अणु तो इतना घातक होता है। ओजोन को प्राकृतिक रूप से बनाए जाने की तुलना में अधिक जल्दी नष्ट किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना ओजोन परत बनता नहीं है, क्लोरीन का एक अणु उसके तकरीबन 1 लाख अणुओं को नष्ट कर देता है। तो नष्ट करने की दर अधिक है प्राकृतिक रूप से बनने की दर की अपेक्षा। सभी क्लोरीन तथा ब्रोमीन स्रोत ओजोन परत के क्षय में योगदान नहीं करते। जैसे शोधकर्ताओं ने पाया कि स्विमिंग पूल, औद्योगिक पौधों, समुद्री नमक तथा ज्वालामुखियों से निकलने वाला
क्लोरीन समताप मंडल तक पहुंच ही नहीं पाता। साथ ही ओजोन को नष्ट करने वाला जो पदार्थ होता है वो बहुत स्थिर होता है और बारिश के पानी में घुलता नहीं है। इस प्रकार ऐसी कोई प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं है जो निचले वायुमंडल से ओडीएस को समाप्त कर सके। और इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर के संदर्भ में सही कथन देखना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल उन पदार्थों से संबंधित है जो ओजोन परत को कमज़ोर करते हैं, सही है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण से संबंध वीना कन्वेंशन से संबंधित है, ये भी सही है, दोनों सही हो जाएंगे। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर साइन होने की यादगार में प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 1994 से मनाया जा रहा है। इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी और इस दिवस पर मुख्य उद्देश्य ओजोन परत के क्षरण पर जागरूकता उत्पन्न करना तथा इसे संरक्षित करने के संसाधनों की तलाश करना।